हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों साइंस के 50% कवर हो जाएंगे आपके इस वीडियो से ही। ठीक है, साइंस के 50% आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो धमाका सीरीज में लेकर आ गया हूँ सम्राट अकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले आपको शेयर करना है। ठीक है, मेहनत बहुत लगी है तो वीडियो को शेयर करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और पेन कॉपी ले लीजिए और एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा और उन चीज़ों को याद करते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, इस पौधे को चुनने के कारण बताइए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका उत्तर देंगे, एग्जाम में देखिए बहुत बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आप उत्तर देंगे बहुत ही आसान तरीके से कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर, देखिए जो भी पॉइंट आपके हाईलाइट हों, जो कि आपको लगता है कि बहुत इसे अंडरलाइन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि जानवर का आपका फोकस इसी पॉइंट पे जाए। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना। किसको? मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधे के चयन के कारण निम्न है। कौन कौन निम्न है कारण इसके? तो लिखिए पहला पॉइंट, देखिए ए बना के पॉइंट लिखना है। मटर का पौधा वार्षिक पौधा है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। दूसरी पॉइंट लिख लेना आपको। तीसरी पॉइंट लिखेंगे, मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। और चौथी पॉइंट आप लिखेंगे, इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा होता हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इसका आंसर भी नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है? तो उत्तर लिखेंगे आप, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को अनुलेखन कहते हैं। तो आप डीएनए का पूरा नाम लिख दिए और यह प्रोटीन संश्लेषण कैसा, ये भी विवरण आपने लिख दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नो डाउट आपको होगा, इन सारे क्वेश्चनों को आपको याद करके एग्जाम में पहुंचना है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि पहलवान की संतान प्राय पहलवान नहीं होती, कारण स्पष्ट कीजिए। पहलवान की संतान प्राय पहलवान नहीं होती, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि पहलवान होना एक कायिक लक्षण होता है, जिसका संबंध किसी भी आनुवंशिकता से नहीं होता है, अतः पहलवान की संतान पहलवान नहीं हो सकती। अर्थात निरंतर अभ्यास से पहलवान की पेशियां सुविकसित हो जाती हैं। अभ्यास न करने से पहलवान के पुत्र में पिता के समान पेशियों का अभाव होता है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि पहलवान की संतान पहलवान ही हो, क्योंकि कायिक लक्षणों में होने वाले परिवर्तन होते हैं, जैसे सुविकसित मांसपेशियां होना, वंशागत नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार एक कारण आप लिख सकते हैं कि पहलवान की संतान प्राय पहलवान नहीं होती है। ठीक है, कारण स्पष्ट करने के लिए बोला था आपने, इस तरह बढ़िया से लिख के कारण स्पष्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बेहद अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा और क्यों? तो आप उत्तर देंगे, वेरी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन में स्टार बना देता हूँ इन सारे क्वेश्चनों पे। तो आप उत्तर देंगे, यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो चूहे का बच्चा सामान्य अर्थात पूंछ युक्त पैदा होगा, क्योंकि कटी पूंछ एक वंशागत लक्षण नहीं है। शारीरिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन संतानों में
स्थानांतरित नहीं होते हैं, केवल जनन कोशिकाओं में होने वाली परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर बहुत अच्छे से आप देंगे और इस क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चनों को नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो चुका होगा, तब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कह रहा है, जीवाश्म को परिभाषित कीजिए। जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। या तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा, आपको इस प्रकार पूछ सकता है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों का उत्तर किस प्रकार देंगे। ठीक है, कि पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एवं पौधों के अवशेष पाए जाते हैं, इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण जैसे देखिए, उदाहरण जैसे बर्फ में सुरक्षित जीवों में माथ, गेंडा, मोलस्क जीवों के कवच आदि जीवाश्मों की सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है तथा पौधों व जंतुओं के विकास के क्रम का पता चलता है। पत्थर की आयु से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जा सकती है। यह रेडियोधर्मी पदार्थ जो कि जीवाश्मों में होते हैं के द्वारा निर्धारित किया जा सकती है। क्वेश्चन बड़ा है, इस प्रकार क्वेश्चन अब लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, मैं आपसे वादा किया था, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो लिखने में टाइम लगा है दोस्तों, तो इसका आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे प्रभावी एवं अनुप्रभावी। ठीक है, प्रभावी एवं अप्रभावी आपका हेडिंग रहेगा, ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर लिखेंगे युग्म विकल्पी कारणों में वह लक्षण जो समयुग्मी जी और विसयुग्म जी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण में पौधे का लंबापन, पुष्प का लाल रंग आदि वह लक्षण जो केवल समयुग्मजी स्थिति में प्रदर्शित होता है तथा विषमयुग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे बौनापन, पुष्प का सफ़ेद रंग आदि। तो इस प्रकार प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को आप समझा सकते हैं इस प्रकार लिखकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6वां आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आता हुआ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है आपसे, जीन क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप उत्तर देंगे किस प्रकार, इसे आसानी से उत्तर आप दे सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने सजीवों के प्रत्येक लक्षण के लिए किसी एक कारक को उत्तरदायी माना था। जॉनसन ने इस कारक के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए अणुओं के सूक्ष्म खंडों को कहते हैं जो लक्षणों के रूप में व्यक्त होते हैं। जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। प्रायः एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है। कुछ लक्षणों को निर्धारण एक से अधिक जीन्स एक लक्षण को निर्धारित करता है। कुछ लक्षणों का निर्धारण एक से अधिक जीन्स द्वारा भी होता है एवं कभी कभी जीन द्वारा अनेक लक्षणों को प्रभावित किया जा सकता है। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे वादा किया था, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट है भाई, आता है एग्जाम में तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग हमारे भरोसे हैं भाई, तो आप मुझे तैयारी करानी पड़ेगी अच्छे ढंग से। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपको वीडियो को रोक रोक के इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर होता हुआ तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। देखे हैं, जाति उद्भव क्या है, किसी एक उद्विकास कारक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को लिखते रहिए और याद करके जाइएगा। तो उत्तर देंगे आप कि प्रकृति में नई जाति के निर्माण की प्रक्रिया को जाति उद्भव कहते हैं। जातियों के निर्माण में संकरण तथा बहुगुणिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अतिरिक्त वातावरणीय अनुकूलन से उत्पन्न अभिन्नताएं जाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर देंगे आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां को क्लियर हो चुका होगा, नोट भी कर लिए होंगे। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म क्या महत्व है। विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो आप उत्तर देंगे इन क्वेश्चनों का कि जीवाश्मों के अध्ययन से जीवों के विकास क्रम या जाति वृत्त का ज्ञान होता है। जीवाश्मों की सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है। जैव विकास के संदर्भ में सबसे ठोस प्रमाण जीवाश्मों से ही प्राप्त होते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से यह प्रमाण मिलते हैं कि अमीबा जैसे सरल एक कोशिकीय जीवों से अकेशुरकियों व उनसे केशुरकियों का निर्माण होता है। ठीक है, ये बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए मैं बताना पड़ा मुझे। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूछता है एग्जाम में। ठीक है, 2 नंबर का देता है पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो एक साइड पुमंग लिख लीजिए और एक साइड आप जायंग लिख लीजिए। पुमंग में पहला पॉइंट है, यह नर जनन अंग है वह इसके प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और जायंग में पहला पॉइंट लिखना है कि यह मादा जनन अंग है वह इसकी प्रत्येक इकाई को अंडे लिख लीजिएगा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अंतर एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि नर जनन अंग है या मादा जनन अंग है। ठीक है, अब दूसरा कि पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग पराग कोश कहलाता है जिनमें नर युग्मक या परागण बनते हैं। और जायांग में दूसरा पॉइंट लिखना है कि अंडक का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है जिसमें बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है। ठीक है, तो दो अंतर आप लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट हो गया, आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी। देखिए तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे दिया है। फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर दिया, हमसे यह पूछा है फोकस दूरी। तो यह बराबर r/2 होता है, तो r का आधा कर दीजिए तो 32 का आधा 16 सेंटीमीटर, बस हो गया आपका। तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक है, तो चाहे फोकस दूरी पूछ दे चाहे वक्रता त्रिज्या पूछ दे, दोनों में से कोई पूछ देगा तो आप लगा लीजिएगा उसे फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप उत्तर देंगे कि दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप छोटा क्वेश्चन है लेकिन आप याद कर सकते हैं, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो आप उत्तर देंगे अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। यह अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये एकदम फिक्स रहता है कि निकट दृष्टि या दूर दृष्टि दोनों में से एक आएगा जरूर। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष दोस्तों ये पूछा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तब उत्तर देंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कुछ पास आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप याद करके ही जाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये दोनों में से क्वेश्चन आता है, अब कर लेंगे आप एग्जाम में। चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है उससे संबंधित, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि दूरदृष्टि दोष क्या है और इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति के लेंस प्रयुक्त किया जाता है। उसी क्वेश्चन को घुमा के इस तरह पूछ दिया है। ठीक है, देखिए उसमें निकट दृष्टि दोष था और एक दूरदृष्टि दोष पूछता, तो निकट दृष्टि दोष जस्ट अभी मैंने बताया हूँ और यह दूरदृष्टि दोष वाला है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो आप उत्तर देंगे
कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। इस दोष को दूर करने हेतु उचित दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, दोनों दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम लिखिए। देखिए ओम का नियम लिखिए, ये पूछता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के। ठीक है, तो आप देंगे ओम के नियम में, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई हुआ, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ हुआ, ताप नियत रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के क्या विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। बस इतना ना पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है, तो आप उत्तर देंगे कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है तथा इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखिए। ठीक है, तो जो कि अभी मैंने जस्ट बताया है। ठीक है, इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का भी जस्ट मैंने बताया, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, बाजार में खरीदारी करते समय प्लास्टिक की थैलियों की अपेक्षा कपड़े के थैले क्यों लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो आप उत्तर देंगे कपड़े के थैले जैव निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, अतः यह पर्यावरण में आसानी से अपघटित हो जाते हैं, वह पर्यावरण मैत्री होते हैं, इसलिए बाजार में खरीदारी करते समय प्लास्टिक के थैलियों की अपेक्षा कपड़े के थैले लाभदायक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग। नियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकर्मक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद निर्मित करते हैं। इस प्रकार यह दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं जो कि आप इसको नोट कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल आप नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसका मुख्य कार्य लिखिए। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसका मुख्य कारण लिखिए। तो देखिए इसका मुख्य कार्य लिखेंगे आप, और ये भी बताएंगे हीमोग्लोबिन कहाँ होता है। तब लिखेंगे रुधिर का रंग लाल रुधिर अणुओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक लौह संयुक्त प्रोटीन है जिसमें O2 तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कणों की आयु कोषों से प्राप्त कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन का शरीर के सभी अंगों तक परिवहन करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है तथा इसका मुख्य कार्य क्या होता है आप यह समझ गए होंगे। इसका आंसर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अथवा इसी क्वेश्चन को पूछता है कि विस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका आंसर किस प्रकार देंगे। तो इसका आंसर इस स्लिप में है, और देखिए किस प्रकार इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रियाओं में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलय से विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उदाहरण आपसे पूछा तो उदाहरण आप देख सकते हैं, विस्थापन के द्विविस्थापन के उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण आप लिख सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे यह है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, देखिए 2 अभिक्रिया दिए रहेंगे, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जिंक प्लस सल्फर नाइट्राइड बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाते हैं। ठीक है, सिल्वर बनाते हैं। तो देखिए जिंक के लिए आप Zn का प्रयोग कर सकते हैं जो इसका सिंबल होता है, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मिलकर क्या बनाते हैं, जिंक नाइट्रेट JnNO3 और प्लस सिल्वर Ag बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। तो मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं MgCl2 और हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप लिख सकते हैं। लिखिए
ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, इस लिख के एक बार देख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं? जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं? तो आप उत्तर देंगे कि जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है जो एक विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में वायवीय उपचयन अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया में दृश्य प्रकाश उत्पन्न होती है जिसके कारण जुगनू रात्रि के समय चमकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देंगे कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसके कारण निम्न है। कौन कौन से कारण हैं? तो पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, कापर लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। और दूसरा पॉइंट है कापर उबलते गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता परंतु स्टील में उपस्थित लोहा जल वाष्प से अभिक्रिया करता है। और तीसरा पॉइंट कि कापर का गलनांक इस्पात स्टील की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है और इस्पात लोहे का नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इसे नोट भी कर लेंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि जल संरक्षण या संग्रहण का अर्थ वह स्थानीय क्षेत्र जहां वर्षा का जल भूमि पर गिरता है या प्रवाहित होता है में जल का संग्रहण करना है। राजस्थान की परंपरागत जल संग्रह पद्धति खादीन है। जल को संग्रहित करके सिंचाई या भूमि का जल स्तर बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है तथा रोजमर्रा की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने में किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जल संरक्षण क्या है विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग नोट करिएगा, इसी प्रकार लिखना होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग होता है, इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि सड़क पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए भी किया जाता है। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना है आप लोगों के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स रहता है, इन क्वेश्चनों को आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा, तो 0 अंश होता है। कितने लोग सोचेंगे कि लंबवत हो रहा है तो 90 अंश होगा, तो ऐसा नहीं दोस्तों। किस लिए? तो देखिए यहाँ पे कि यदि प्रकाश की कोई किरण पृथ्वी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वह किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, इस कारण अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? 0 अंश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो आप उत्तर देंगे कि लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके जलयोजित आयरन ऑक्साइड निर्मित करता है जिसे सामान्यतः जंग कहते हैं तथा धीरे धीरे होने वाली इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जंग एक भूरे रंग का भुरभुरा पदार्थ है जो धीरे धीरे धातु को नष्ट करता रहता है। लोहे की सतह पर पेंट लगाने से धातु की सतह का वायु से संपर्क नहीं होता है, अतः संक्षारण की प्रक्रिया एक जाती है। अतः लोहे को संक्षारण से बचने हेतु लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। इस प्रकार इसका कारण आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ ताकि आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिखा हूँ दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट लिखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर देंगे आप कि तेल व वसायुक्त पदार्थ बनने के कुछ घंटों के उपरांत वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाने के कारण दूषित हो जाते हैं, अर्थात उनके स्वाद व गंध में पदार्थों को बनाने का उपरांत तुरंत ही नाइट्रोजन गैस अक्रिय युक्त पैकेटों में पैक कर दिया जाता है तो वह विगंधिता की प्रक्रिया नहीं होती है, वह खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं? संरक्षित रखते हैं।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बेहद अच्छे ढंग से। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसका उत्तर इस स्लिप में है। अब क्या देंगे आप इसका उत्तर कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो आप उत्तर देंगे वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। इस प्रकार संतुलित आहार किसे कहते हैं आप इस प्रकार लिख सकते हैं बेहद अच्छे ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है और वह किसका पाचन करता है? अथवा इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि यह क्या कार्य करता है। या तो इस प्रकार घुमा के पूछेगा कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो तीनों किसी प्रकार पूछे आप उसका उत्तर एक ही देंगे। क्या देंगे? लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन के उससे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे पढ़ते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाला लाभ का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे बहुत अच्छे से कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस सतह का विभाजन शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। मनुष्य को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए दोहरा परिसंचरण बहुत लाभदायक है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन मैं आईएमपी में आगे से लिख दिया हूँ क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जित अंग पाए जाते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देंगे इसका, उत्सर्जन हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मनुष्य सहित सभी केसुरुकी जंतुओं के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जित कहते हैं। एक कोशिकीय जीव सरल विसरण द्वारा कोशिकीय सतह से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन अंग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला वृक्क जिसे किडनी कहते हैं। किडनी में क्या लिखेंगे आप कि यह मुख्य उत्सर्जित अंग है। यह हानिकारक पदार्थों को रुधिर से छानकर पृथक कर लेता है तथा इन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। ये आपका किडनी का कार्य हो गया। ठीक है, और आगे इसके और उत्सर्जित अंग हैं कौन कौन से, तो देखिए और नेक्स्ट है आपका त्वचा जिसे स्किन बोलते हैं। स्किन में क्या है कि यह उत्सर्जित पदार्थों को पसीने के रूप में मुक्त कर देता है। तो जितने भी खराब पदार्थ आपके होते हैं तो उस पसीने के बाहर से, पसीने के सहारे से और शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो एक स्किन भी इसका अंग है। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा यकृत जिसे लीवर बोलते हैं। लीवर में क्या है कि यह उपापचय के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर उत्सर्जन में सहायक करता है। अब मनुष्य में यकृत अमोनिया को किस में, यूरिया में बदल देता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है आपका कि फेफड़ा जिसे लंग्स कहते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। ठीक है, लंग क्या करता है? फेफड़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से ऊर्जासित अंग पाए जाते हैं। तो मैंने बता दिया, किडनी, एक स्किन, लीवर और एक लंग्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। तो एक पहली हेडिंग आपको लिखना है धमनी, और धमनी किसे कहते हैं वो लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि वह रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर के अंगों या ऊतकों तक करती है, धमनी कहलाती है, गुलाबी रंग की होती है। ठीक है,
हृदय से जो संपूर्ण शरीर अंगों तक ऊतकों को क्या करती है, पहुंचाती है, वो क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। वो किस रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है। और सीरा, हेडिंग डाल के सीरा में लिखेंगे, वह रुधिर वाहिनियां जो रुधिर को संपूर्ण शरीर से एकत्रित करके हृदय तक लाती है, सीरा कहलाती है। यह चमकीली नीली या बैगनी होती है। ठीक है, जैसा कि समझ गए आप लोग। हृदय से जो हमारे रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है उसे धमनी कहते हैं, और पूरे शरीर से जो इकट्ठा होकर हमारे हृदय तक हमारे रुधिर को पहुंचाता है उसे सीरा बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है इसलिए मैं इसे चूज कर लिया हूँ। वैसे तो मैं न्यूमेरिकल का एक वीडियो अलग से बनाया हूँ और आगे बनाऊंगा 1 घंटे की, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही रहेंगे। चलिए फिलहाल इन क्वेश्चनों को देखते हैं। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या है कि 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर विद्युत धारा दिया है। तो यहाँ पे देखिए धारा आपको आई दे दिया 0.5 एम्पियर, और 10 मिनट तक प्रभावित होती है। समय आपको टी 10 मिनट दे दिया है। तो मिनट को किस में चेंज किया जाता है, सबसे छोटी इकाई में, सेकेंड में। तो 10 में 60 को गुणा करेंगे तो 600 सेकेंड आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि प्रवाहित विद्युत आवेश, तो प्रवाहित विद्युत आवेश जिसे क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको आई मालूम हो, विद्युत धारा और समय, तो आप आराम से खूब प्रवाहित विद्युत आवेश निकाल सकते हैं। तो क्यू बराबर आई टी। ठीक है, मतलब विद्युत धारा में अगर समय का गुणा कर देंगे तो आपका विद्युत आवेश निकल जाएगा। तो 0.5 गुणे 600, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 300 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, इसलिए कूलाम में आ जाएगा। तो वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि धमनी और शिरा में अंतर। मैंने अभी धमनी और शिरा किसे बोलते हैं वो बताया था, और धमनी शिरा में अंतर भी पूछता है, तो उसे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो एक साइड आपको धमनी लिख लेना है, स्केल से बीच में अंडरलाइन कर सकते हैं, और एक और शिरा लिख सकते हैं। धमनी में पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह हृदय से रुधिर को अंगों की ओर ले जाता है। हृदय से रुधिर की अंगों की ओर ले जाता है, अभी मैं जस्ट बताया हूँ। यह शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर की हृदय की ओर ले जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर होगा क्योंकि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि धमनियां से शुद्ध रुधिर प्रवाहित होते हैं पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, और इसमें लिखना है कि शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है पल्मोनरी, जो पल्मोनरी शिरा होती है उसको छोड़कर। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है और धमनी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। दोनों पॉइंट में अंतर इस प्रकार समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट कि धमनिया में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है और शिराओं में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ नहीं बहता। तो एक पॉइंट यहाँ से भी हमको क्लियर हो चुका। एक पॉइंट और आप डिफरेंट दे सकते हैं कि धमनियों में भित्ति जो होती है मोटी व लचीली होती है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, और शिराओं में भित्ति पतली और कम लचीली होती है, वह इसमें कपाट पाए जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसा कि आप ऐसे ही याद कर पाएंगे। ठीक है, 4 अंतर आप दे सकते हैं, 3 अंक का पूछता है आपको धमनी और शिरा में अंतर, तो आप बता पाएंगे अच्छे से। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को लिखिए तथा समझाइए। देखिए स्नेल का नियम पूछता है, बहुत बार पूछा है, हमेशा पूछता रहता है। स्नेल का नियम को लिखिए तथा समझाइए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात के दो माध्यमों के नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर, जो कि क्या होता है, नियतांक होता है। और साइन आई अपान साइन आर ही क्या कहलाता है, इस नियम को स्नेल नियम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल इसका परिभाषा है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, स्नेल नियम कहते हैं। एक शब्द में ऐसे आप याद कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क्स लगा देता हूँ ताकि बहुत आप आसानी से समझ पाएँ। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम विचलन लाल रंग के प्रकाश का होता है तथा अधिकतम विचलन बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो न्यूनतम लाल रंग और अधिकतम बैगनी रंग का होता है जब हम प्रिज्म के श्वेत प्रकाश से गुजरते हैं तो। ठीक है, तो इन रंगों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अमीटर का क्या कार्य है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। तो दोस्तों परिपथ में धारा मापन हेतु
धारा मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मीटर का प्रयोग करते हैं। और इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और परिपथ में धारा मापने का यह कार्य करता है मीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। या तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है कि श्वसन तथा दहन में कोई 3 अंतर लिखे, 4 अंतर, जो भी पूछा है, लेकिन पूछता है ज़्यादा 3 अंतर, चाहे तो इस प्रकार पूछता है कि श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए आप। ठीक है, तो देखिए श्वसन और दहन में अंतर, एक और श्वसन लिख लेना है, एक और अब दहन लिख लेना है। और श्वसन में पहला पॉइंट आपको लिखना है कि यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। और दहन में पहला पॉइंट कि यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। यह नियंत्रित रासायनिक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है या अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और दूसरा पॉइंट, यह क्रिया सामान्यतः 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है तथा इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और दूसरा पॉइंट कि यह क्रिया उच्च ताप पर होती है तथा इसमें उच्च ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। और श्वसन में तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है। और दहन में तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार आप श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि परागण तथा निषेचन में अंतर लिख बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए। तो आप उत्तर लिखेंगे एक और परागण, एक और निषेचन। परागण में पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस क्रिया में परागण समान जाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। और इसमें लिखेंगे निषेचन में कि निषेचन में नर तथा मादा युग्मों का संलयन होता है। और दूसरा पॉइंट, परागण के लिए वायु माध्यम जैसे वायु, जल, कीट, जंतु आदि की आवश्यकता होती है। और निषेचन में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसके लिए माध्यम अर्थात वायु साधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार परागण और निषेचन में अंतर आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है? तो आप लिखेंगे उत्तर कि मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अभिक्रिया परत बना लेता है। अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से रेत, पत्र, सैंड पेपर रगड़कर हटाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि वायु से जलाने से पहले मैग्नीशियम फीते को क्यों साफ किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस प्रकार लिख पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को विलयन से स्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनता है जिसका रंग हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। और एक आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो आप उत्तर देंगे कि अम्ल को जल में मिलाने पर यह आयनीकृत हो जाता है। जब इस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें उपस्थित आयन ही विद्युत का क्या करने लगता है? चालन करने लगता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां और भी रासायनिक समीकरण सहित लिखना है। तो आप पहला लिखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3 का निर्माण सोडियम कार्बोनेट यानी 2SCO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रभावित करने पर होता है। ठीक है, आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी में मिला के अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, 2NaHCO3 बनाता है। और दूसरी विधि इसकी यह है कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया जल व कार्बन डाइऑक्साइड से करवाने पर बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों आप विधि लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर बताइए निस्तापन तथा भर्जन। अथवा इसी क्वेश्चन के इस प्रकार पूछता है कि भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे बहुत सिंपल ढंग से। भर्जन हेडिंग डाल के लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रिता
मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। और एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। इस प्रकार निस्तापन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि JnCO3 अभिक्रिया करके Jn में और CO2 में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए यहाँ पे भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। बेहद अच्छा क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए, या मेंडलीफ के मूल आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में मूल अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को घुमा के इस प्रकार पूछता है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। नहीं तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है। तो किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे, आपको उत्तर एक ही लिखना है। क्या लिखना है? मेंडलीफ का आवर्त नियम हेडिंग डालना है, लिखना है इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये मेंडलीफ का आवर्त नियम है। अब डालेंगे आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल के पश्चात गुण की पुनरावृत्ति होती है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर, और जबकि मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम परमाणु भारों पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार अंतर स्पष्ट कर सकते। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। तो मैं आपसे वादा किया था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा भाई, हम तो लिख के बताएंगे ही आपको। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है यह। तो आप उत्तर देंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की आनुवांशिक सामान्यताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी या आनुवांशिकता कहलाती है। इसके जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल थे। वह मेंडल ने मेंडलिज्म दिया था। ठीक है, मेंडल ने क्या दिए थे? मेंडलिज्म में दिए थे। इसकी विशेषताएं निम्न है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला लिखिए, आनुवंशिकी के माध्यम से भावी संतान के गुणों का ज्ञान हो जाता है। और दूसरा, इसके आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा, रोग प्रतिरोधी पादपों जैसे गेहूं, गन्ना, चावल आदि की किस्मों का विकास किया जा सकता है और उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट है कि आनुवंशिकता रोगों की खोज एवं उनके निदान में भी इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में मैंने बस इतना क्वेश्चन चूज किया हूँ। ठीक है, 50% अगर याद कर लेते हैं, 50% साइंस आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, और एक वीडियो में 1 घंटा के लेकर आऊँगा, उसमें और साइंस कवर कर दूंगा, बस क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, फिर आप बस चीज़ें पढ़ते रहिए और एग्जाम हॉल में पहुँच जाइए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।